we have beautiful college students of Bhutan and Kuzu Zangpo everyone. So जय हिंद, कुजू ज़ंगपो। और गाइज मैं हूँ अभी भूटान के अंदर और फाइनली भूटान के अंदर मैं दोबारा आया हूँ। कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ में मैं पहले भी भूटान आया था, पर ये देश मुझे इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा कि दोबारा मैं भूटान आया हूँ और दोबारा मैं भूटान एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जो जगह नहीं गया था आज वो भी जाऊँगा। तो भूटान के बारे में आप लोगों को मैं पहले समझा देता हूँ कि ये इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, इंडिया का एक पड़ोसी देश है। पॉपुलेशन के नाम पे इस कंट्री में सिर्फ 8 लाख लोग हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर दिल्ली की पॉपुलेशन भी देखें तो 2 करोड़ के आसपास है, जो बढ़ती जा रही है। बट पूरे देश में भूटान के सिर्फ 8 लाख लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खाली ये देश होगा और कितने कम लोगों होने की वजह से कितनी ज़्यादा स्पेशियस ये कंट्री है। और उसी रीज़न की वजह से यहाँ पर आपको लोग जो हैं वो काफ़ी कम दिखेंगे। काफ़ी सड़कें खाली हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं हैं। पुलिस भी कुछ एरियाज़ में है, बाकी जगह सिर्फ पूरा माउंटेन एरिया है। तो इस हिसाब से जो पूरा भूटान है ये बना हुआ है। वैसे भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। अब क्यों इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, क्या रीज़न है इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहने का, या क्यों ड्रैगन भी जो है भूटान का जो फ्लैग है उस पर आपको सेंटर में बिल्कुल ड्रैगन बना दिखेगा। उसका रीज़न मैं बनाता हूँ कि भूटान जो है यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, हिल्स हैं, बट ये भूटान जो है फेमस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स होती हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके की होती है। मैं यहाँ पिछले 3-4 दिन से रह रहा हूँ और 2-3 बार मैं वो चीज़ देख चुका हूँ कि भूटान में थंडर स्टॉर्म जब होती है बहुत ज़बरदस्त तरीके की होती है। और नॉर्मल माउंटेन रीजन जो आपके होते हैं वैसी नहीं होती है। जैसे ही आपको इंडिया में बिजली कड़कती दिखेगी या थंडर स्टॉर्म होती दिखेगी, वैसी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी रीज़न की वजह से आपको भूटान के अंदर जो थंडर स्टॉर्म्स होती दिखेंगी वो मेजरली आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती दिखेंगी। ये मेजर फ़र्क है और इसी रीज़न की वजह से जो भूटान है इसको द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। भूटान के अंदर गाइज 75% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और 23% हिंदू पॉपुलेशन है। दैट मीन्स कि मेजॉरिटी जो है यहाँ बुद्धिज़्म है। हिंदुओं के भी कुछ टेम्पल्स यहाँ पे हैं और मेजर आपको यहाँ बहुत ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज पूरे भूटान के अंदर दिखेंगी, जो बहुत अच्छी और बड़ी सुंदर मोनेस्ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो भूटान आप लोग आ रहे हैं तो मेजरली मैं आपको यही कहूँगा कि क्योंकि भूटान गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं और यहाँ पे 1200 पर डे का टैक्स है, उसके बाद टैक्सी चार्ज है, उसके पास गाइड है, उसके बाद आपका पर डे आपका होटल का स्टे है। तो अगर आप यहाँ एक हफ्ता भी या 10 दिन भी रुकते हैं तो आप अप्रॉक्स मान सकते हैं कि आपको 30 से 40-50 हज़ार रुपये आपके सिर्फ खर्चा होंगे सिर्फ रुकने में। बाकी फ़्लाइट्स वगैरह अलग है और इस वजह से काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। बट अगर आप अपनी कार से ट्रैवल कर सकते हैं या बाइक से ट्रैवल कर सकते हैं और अगर आप इस रीजन में बाइक कार या बाइक आ सकते हैं तो बॉर्डर एरिया में भी आप जा सकते हैं, जिसमें मेजरली आपका 5 से 8 किलोमीटर का एरिया है, ओपन है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं है। 24 आवर्स के लिए आप जा सकते हैं, अपना QR कोड दिखा सकते हैं और वोटर ID और अपना ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेरे YouTube पे पूरे व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें भूटान मैंने ऑलरेडी पूरा कवर कर दिया है, सारा प्रोसीजर बता दिया है। बट ये सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि बॉर्डर एरिया में आके भी आप 5 से 8 किलोमीटर एरिया को घूम सकते हैं और बहुत अमेजिंग तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और भूटान जो मेजरली है काफ़ी शांत देश है, काफ़ी पीसफुल लोग हैं क्योंकि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, तो बहुत शांत और बिल्कुल सिंपल लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे और ज़्यादा शोर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा शांति है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है भूटान के बारे में। गाइस उसके बाद आ जाते हैं
इंडिया और भूटान के क्या रिलेशनशिप हैं, क्या रिश्ते हैं, क्योंकि सफाई को लेके तो इंडिया की साइड को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है यहाँ पे, और भूटान और इंडिया के क्या रिश्ते हैं। और भूटान हालांकि बहुत ज़्यादा साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, पर ये बात बार बार की जा रही है। बट मेजरली मैं आपको इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप डिफरेंसेस बताता हूँ कि पहली बात तो भूटान जो है वो इंडिया का सबसे मेनली फ्रेंडली नेबर है, जैसे नेपाल है और वैसे ही इंडिया के लिए भूटान है। मेजरली अगर आप लोकेशंस पे जाएंगे तो लद्दाख से लेके आपको लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा आपको बुद्धिस्ट एरिया मिलेगा। ये बहुत बड़ी बेल्ट है बुद्धिज़्म की, और इसमें तिब्बत भी साथ ही है। और ये पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट है पूरा बुद्धिज़्म कल्चर का, बुद्धिज़्म रिलीजन का, और यहाँ आपको मेजॉरिटी बुद्धिज़्म लोग मिलेंगे इस पूरी बेल्ट के अंदर। उसके बाद जो भूटान है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा जो इंडियन आर्मी है और भूटान की आर्मी जो अब एग्जिस्ट करती है, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बताना चाहूँगा इंडिया और जो भूटान है इसकी आर्मी एक साथ काम करती आई हैं, एक साथ डेवलप होती आई हैं, और इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है भूटान की आर्मी की ट्रेनिंग में। हालांकि भूटान के आर्मी के इनफैक्ट जो सोल्जर्स में हैं उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी ट्रेन किया गया है, पुणे एरिया में भी किया गया है, देहरादून में भी किया गया है, और आईएमए के अंदर भी किया गया है। एनडीए आईएमए दोनों के अंदर यहाँ के भूटानीज आर्मी के लोगों को ट्रेन किया जाता है, और जो भूटान आर्मी है वो इंडियन आर्मी के साथ ट्रेनिंग करती है। इसका मेजरली जो रीज़न है, जो मेजरली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका रीज़न है चाइना, क्योंकि इंडिया को चाइना की तरफ से मेजर थ्रेट रहे हैं। और चाइना एक तरीके का देश है जो अभी पास्ट रीजन में आप देखेंगे तो बहुत सारी टेरिटरीज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है, और इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। चाइना के फिलीपींस के साथ भी बहुत ज़्यादा इशूज साउथ चाइना के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि उनके वाटर टेरिटरीज में भी चाइना के शिप सेंटर कर चुके हैं, और वहाँ पे भी वो डिस्प्यूट कर रहे हैं कि साउथ चाइना सी जो है फिलीपीन के बीच तक इनफैक्ट साउथ चाइना के सी पूरा मूवमेंट कर रहे हैं, और फिलीपींस के शिप्स को चेक कर रहे हैं। मतलब अगर आप सोचिए इंडिया में आप घूम रहे हैं और आपको कोई बाहर का इंसान आके चेक करे कि आप अपना पासपोर्ट या आधार कार्ड दिखाएं, तो ये उस तरीके की चीज़ है। तो इसी वजह से जो चाइना है वो बहुत बड़ा एक इशू है इंडिया के लिए, सालों से चलता आया है। तिब्बत ऑलरेडी चाइना के पास जा चुका है, चाइना का हो चुका है, वैसे ही इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इशू है। और भूटान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है डोकलाम। डोकलाम जो है 2017 के अंदर इंडिया का मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ। अगर आप आज भी पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे, इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम के अंदर, जो कि चाइना अब क्लेम कर चुका है, जो चाइना की टेरिटरी के अंदर आ चुका है। भूटान और इंडिया ने बहुत कोशिश करी उस टेरिटरी को बचाने के लिए, बट स्टैंड ऑफ्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट भूटान की वो टेरिटरी चली गई, अब चाइना के अंडर आ चुकी है। और वहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन भी रोड्स की चाइना बनाना शुरू कर रहा था, उसके वजह से ये डिस्प्यूट दोबारा हुआ और स्टैंड ऑफ्स हुए बहुत सारे मिलिट्री के बीच में। तो इंडिया और भूटान की जो मेजर फ्रेंडशिप है आर्मी की, डिफेंस की, उसके बीच में एक एग्रीमेंट भी है कि इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है भूटान के अंदर, और ये एक एग्रीमेंट के थ्रू है, इसलिए वो इंटरनेशनल लॉज को नहीं तोड़ा जाता, उसमें नहीं काउंट होता। तो इसी रीज़न की वजह से जो दोनों कंट्रीज़ हैं इनका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप स्पेशली अपनी मिलिट्री और डिफेंस को लेके है। और मेजरली जो भूटान को इंडिया कवरेज दे रहा है उस चीज़ के लिए कि जो तिब्बत के साथ हुआ वो भूटान के साथ भी ना हो, क्योंकि ये एक कंट्री 160th है पॉपुलेशन में। अगर आप देखेंगे 8 लाख लोग सिर्फ पूरे देश के अंदर हैं, तो कितना बड़ा थ्रेट है भूटान को और कितनी सारी चीज़ों के इश्यूज हैं। बट भूटान का जो न्यूट्रल स्टैंड रहा है वो हमेशा न्यूट्रल रहा है, उसने हमेशा अपनी टेरिटरी को बचा के हमेशा न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन ली है। और वैसे ही इंडिया भूटान के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और काफ़ी अच्छे संबंध हैं एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इंडिया और भूटान के इतने ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं। आर्मी को लेकर तो मैंने आपको बताई, बट इंडिया की तरफ से इतना ज़्यादा भूटान को सपोर्ट रहा है इतनी चीज़ों का कि अगर आप यहाँ पे भी बॉर्डर एरियाज पे आएंगे कि तो आप देखेंगे कि यहाँ भूटान की गाड़ियाँ, लोग नॉर्मल घूमते हैं, कोई उनको वीज़ा पे नहीं करना होता, कोई अमाउंट पे नहीं करनी होती, वो कितने दिन के लिए भी अपने आईडीज़ पे आते हैं, घूमते हैं, 4 दिन 5 दिन पूरे इंडिया में कहीं जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं। तो इतना ओपन कल्चर भूटान इंडिया की तरफ से भी भूटान के लिए रहा है। उसके बाद यहाँ भूटान की गाड़ियाँ ठीक होती आपको दिखेंगी, तो ये
इफ़ेक्टिव कॉस्ट और मतलब चीप लेबर की फैसिलिटी भी भूटान यहाँ से उठाता है। उसके बाद इंडिया की तरफ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं भूटान को, और जिसमें राशन है, खाने की चीज़ें हैं, पैक्ड फूड है, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट इतने सारे ट्रक्स जो हैं मुझे रास्ते में मिले जो यहाँ भूटान आते हैं, जो हमारी इंडिया की बहुत सारी स्टेट से यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, जिसमें आपका हरियाणा है, यूपी है और बहुत सारी जगह हैं जहाँ से पूरे इंडिया के ट्रक आपको भूटान एंटर करते दिखेंगे। और यहाँ पे भूटान आने के बाद यहाँ पे उस चीज़ को सस्टेन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है भूटान के लिए स्पेशली। बट भले ही भूटान जो है न्यूट्रल स्टैंड लेके रखे और न्यूट्रल रहे और किसी भी कंट्री को फेवर ना करे, बट भूटान को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है भूटान के लिए, इंडिया के लिए, इनफैक्ट यहाँ पे जितनी भी माउंटेन कंट्रीज़ हैं उनके लिए। क्योंकि डोकलाम जो है वो ऑलरेडी चाइना के पास जा चुका है, चाइना की टेरिटरी बन चुका है। भूटान उसको सालों से क्लेम करता आया है, बट चाइना ने ऑलरेडी वो एरिया अपने अंडर लिया है। यही नहीं है, इंडिया के साथ भी इश्यूज हुए और इंडो सीनो वॉर जो इंडिया और चाइना के बीच में लड़ी गई, उसकी सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेजरली जो डिटेलिंग में मैं आपसे बात करूंगा वो यहाँ से सिक्किम जाने की बात करूंगा, क्योंकि सिक्किम जो है वो एक इंडिया का बहुत बड़ा इंटीग्रल पॉइंट है जहाँ से इंडियन डिफेंस की हिस्ट्री और इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। बट यहाँ भी भूटान का क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भूटान जो है वो डोकलाम के साथ चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया भी उसी तरफ से सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है। तो डोकलाम जो एरिया है वो भूटान के पास था, सिक्किम बॉर्डर था और चाइना बॉर्डर था, अब चाइना के पास वो आ चुका है। वैसे ही इंडिया का जो लद्दाख है, जो आप लोगों ने सुना होगा कि डिफेंस में बहुत सारे इश्यूज, इंडिया के स्टैंड ऑफ पिछले 10 साल के अंदर बहुत सारे स्टैंड ऑफ्स हुए हैं जिसमें कई जवानों की जान गई, जिसमें बहुत सारी वीडियोस लाठी से, डंडों से लड़ते हुए वायरल हुई। उसी में जो चाइना है उसने अक्साई चिन पे भी कब्जा किया, उसके बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और इंडिया के हाथ से अक्साई चिन जा चुका है। इंडिया सिर्फ क्लेम करता है, बट अक्साई चिन अगर आप मैप्स पे जाएंगे तो गूगल मैप्स पे भी आपको वहाँ चाइना की रोड कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखेगी। चाइना उसको डेवलप करता जा रहा है, चाइना वहाँ पे विलेजेस बनाता जा रहा है, गाँव बसाते जा रहा है। तो चाइना जो है वो एक मेजर थ्रेट है सारी बड़ी कंट्रीज़ के लिए। श्रीलंका के साथ भी इश्यूज हुए थे, उसके बाद फिलीपींस के साथ भी इशू हो रहा है, इंडिया के साथ भी इशू हो रहा है, भूटान के साथ भी इशू हो रहा है और बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज़ को चाइना लोन देता है, उधार पैसे देता है और उसके बाद उनके डॉकयार्ड्स और लैंड बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करता है। वैसे ही बहुत सारे लोन स्मॉल कंट्रीज़ को मिलते हैं जिसकी वजह से वो चाइना के सपोर्ट में आ जाते हैं। बट वो मेजरली ये थ्योरी नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर आप लैंड बॉर्डर्स पे बात करें तो इंडिया ने किसी भी टेरिटरी के ऊपर कब्जा नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ज़रूर डिबेट उठती है कि कश्मीर को लेके उठती है और बहुत सारी स्टेट्स को लेके उठती है, बट इंडिया ने कभी चाइना के अंदर एंटर करके या पाकिस्तान के अंदर एंटर करके पाकिस्तान का कोई एरिया एक्वायर नहीं किया है, चाइना का कोई एक्वायर नहीं किया है। तो ये अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ने किसी टेरिटरी के अंदर एंटर करके उसको नहीं कब्जाया है। बट हाँ, चाइना की तरफ से कोशिशें प्रेजेंट में भी होती जा रही हैं। तिब्बत भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है और आगे भूटान भी हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं जो भूटान को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और जिन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है कि जो चाइना है वो बहुत बड़ा मेजर थ्रेट ऑलरेडी इंडिया के लिए है और भूटान के लिए भी है और आगे बहुत सारे इश्यूज जो है वो भूटान को क्रिएट कर सकता है। तो गाइस भूटान का जो मोनेस्ट्री है मैंने आपको पहले भी ये दिखाई थी और ये मोनेस्ट्री में बुद्धिज़्म में इसको ऐसे चलाया जाता है मेजरली और वर्शिपिंग का ये तरीका है और ये जो साउंड आती है ये इस तरीके चीज़ को बताती है कि बुद्धिज़्म में
इस तरीके से आप इसको चलाते हैं, और बहुत तेज़ भी लोगों को मैंने चलाते देखा है। बट वर्शिपिंग का प्रोसेस ये है। तो डिफरेंट रिलीजन्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, और डिफरेंट बिलीव्स हैं, और डाइवर्सिटी है। यही चीज़ मैंने आपको नागालैंड में भी बताने की कोशिश की थी कि फूड हैबिट्स पे, किसी के रिलीजन पे, किसी की बिलीविंग में इतना दुनिया डाइवर्स है कि आप किसको ठीक करेंगे और किसको ठीक नहीं करेंगे। अब भूटान में लोग बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, और इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा पार्टी करना और घूमना फिरना पसंद है। तो आप किसको गलत कह सकते हैं? आप इंडिया को गलत कह सकते हैं क्योंकि वहाँ लोग घूमते फिरते एंजॉय करते हैं, या भूटान को कह सकते हैं कि लोग यहाँ बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। तो ये सिर्फ डिफरेंसेस हैं जो आपको फील करने को मिलते हैं, और मेजरली आप देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के। और आज मोनेस्ट्री बिल्कुल खाली है क्योंकि मंडे है, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा शांति यहाँ पे आपको मिलेगी। और ये मोनेस्ट्री आप जब भी भूटान आएँ ज़रूर कोशिश करें कि इस मोनेस्ट्री में आएँ, इसको विज़िट करें, और यहाँ पे भूटानी कल्चर को देखें और भूटान की वाइब ज़रूर लें। गाइस, जो शांति और सुकून जो है यहाँ पे भूटान में, उसी पर्पस के लिए मैं दोबारा यहाँ रुका। हालांकि मुझे जाना सिक्किम था, पर उसी रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे रुका। और यहाँ आप मेरे पीछे देखेंगे ये सीनियर सिटीज़न जो है यहाँ पे ये वर्शिप कर रहे हैं, और यही तरीका है यहाँ पे वर्शिप का। पिछली बार भी मुझे 2-3 सीनियर सिटीजन्स ने रोक लिया था, और इस बार भी मुझे वही दोबारा बता रहे हैं कि कैसे आप इसमें राउंड क्लॉक वॉक करो और उसके बाद यहाँ पे वर्शिप करो। तो ये भूटान का कल्चर है, मोनेस्ट्री है जहाँ पे वर्शिपिंग होती है, और ये प्रोसीजर है भूटान में। अगर आप आते हैं और अगर आप यहाँ पे कल्चर को फॉलो करते हैं, यहाँ पे आके चीज़ें समझते हैं, तो इस तरीके से आपको वर्शिप करनी है। और सबसे अमेजिंग चीज़ मैं आपको यहाँ की दिखाता हूँ कि ये यहाँ की सबसे क्यूट कैट है जो आपको दिखेगी, और ये यहाँ भूटान की स्पेशल माउंटेन कैट है। इसके अगर आप फीचर्स देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग है, और ये इसका बैठने का तरीका भी अलग है, इसका सोने का तरीका भी अलग है, और बहुत डिफरेंट तरीके की कैट है। अभी मैं पिछली काफ़ी देर से इसके साथ खेल रहा था, बट ये अब इरीटेट होने लग जाएगी। इसलिए कैट्स पर जानवर भी आपको इस मोनेस्ट्री में बहुत सारे मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ आएँ, भूटान को एंजॉय करें, भूटान को देखें और महसूस करें इस जगह को, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल जगह और बहुत अमेजिंग लोग हैं यहाँ पे। सो गाइज, राइट नाउ आई एम इन द खरबंदी मोनेस्ट्री एंड वी हैव ब्यूटीफुल कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ भूटान एंड Kuzu Zangpo, everyone. So Kuzu Zang, I'm sorry for the pronunciation which they are saying that I have a little different, but it means hello. And Tashi Dalek is good luck, right? Yeah. So I have few questions with the Bhutanese young boys, which I want them to answer about Bhutan, so that the rest world knows about Bhutan and its culture and everything. So my first question from you guys is that why Bhutan is called the Thunder Dragon? Why it is called the Thunder Dragon country? Bhutan is called as land of thunder dragon because we in Bhutan people believe that dragon is in the sky and it's giving the thunder to the country, and it's also believed that we receive more of thunder lightning in the country, so it is called as land of thunder dragon. So majorly what he's trying to say is that Thunder Dragon Bhutan is called because all of you agree to this, right? That it is called Thunder Dragon because there is a lot of lightning which happens in Bhutan, and next month it's going to start because it's going to be rainfall season. So it's very heavy rain, lightning which happens, and I've also witnessed it from last 2-3 days that lightning is very strong here, and that's why Bhutan as a country is called the land of Thunder Dragon. And second thing is you guys watch Indian movies and everything? Yeah. Which is your favorite Bollywood actor? Which you hero of Bollywood which you see the most? Salman Khan. Salman Khan. So we have everyone a Salman Khan fan here, or any other? Allu Arjun. Allu Arjun. Okay, well, that's so they have north and south both. North they have Salman, and for south they have Allu Arjun for Pushpa. And one, tell me the reason that why the Bhutan has a very high rating in happy index. Why it is called a happy country and why people are so happy here? What are the major reasons? It's mainly because of change. Our country more focuses on gross national happiness than Growth national happiness. gross domestic product. It prefers gross national happiness than gross domestic product. So basically, our education here is free, healthcare is free. Okay. Education, health is free. And apart from that?
means the major what he's trying to realize that education and health sector is free in Bhutan, and that's why the country, I feel the population is also very less, right? The population is around 8 lakhs if I'm not wrong. So 7-8 lakhs, right? So imagine the different countries with different population. Bhutan population is very low, that means 8 lakh, and that is the advantage these people have, because they have every resource with them, right? Clean water, electricity, clean food, air quality clean. So with less population, this is the reason that these people have everything clean, and the happy index is high in Bhutan. The reason being that everyone here has got resources which are getting finished in rest of the countries because of the overpopulation, but here people are very less, and because of that you guys have every resource available with you, right? And one more last question I would like to ask, that what is the trend between the Bhutanese youth, which you can answer and tell the people the trend which Bhutan youth follows? Like what kind of content you like guys to watch, what kind of cinema you guys want to watch apart from the Bollywood and everything? Like among the youngsters, you watch K drama, so the Korean drama and BTS, everything is common here also. Yes. Among you guys. No, majority girls watch K-dramas. So what guys do you guys watch? Anime. You watch animes. So is it like related to Japanese, or is it related to Japanese anime, right? So the youngsters we have this trend going on in northeast region of India also. Arunachal, and they are your neighbors, Sikkim and Arunachal. So there also they have the same thing going on, and this is the common youth which is following right now, and they are kind of watching K-drama and anime, and this is the youth of Bhutan and the future of Bhutan. And it was amazing to talk to you guys, and have a great day.